मैदान में 7 फेरों की तैयारी स्टार्ट की जाती है और हो चुका आकाशगंगा का युग बदलने की तैयारी थी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा 7 फेरों में मैदान जीत कर ले जाएगा। स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेष उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आप सभी को राम राम। 7 फेरों की सीरीज का संस्करण 5 के अंतिम एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए शुरुआत में एक जबरदस्त सूचना है कि आपकी बड़ी डिमांड थी कि 7 फेरों की जो सीरीज है इसका जो कंटेंट है उनको कहां पर मिलेगा, जो पहले हो चुकी है। मतलब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मेरे पास जितने भी कोई बच्चा अगर एसएससी सीजन में सिलेक्शन हुआ है, किसी का यूपी पुलिस के अंदर रैंक अगर उसकी अच्छी रैंक आई, जिनका मेरे पास फोन आया है, उनमें से लगभग का यही बात थी कि 7 फेरों की जो सीरीज है ना वो बहुत ही निर्णायक भूमिका में रहती है जीके जीएस के अंदर। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इन जो सीरीज है, अगर मैं आपसे कहूंगा कि आज से 4 साल पहले जो सीरीज आई थी आप उसको पढ़ लीजिएगा, आप उसको देख लीजिएगा, शायद आप नहीं देख पाएंगे उस सीरीज को जो है। तो मैंने अपनी टीम से स्टार्ट करवा दिया काम। आपको हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड कराने वाला हूं एक बुक के फॉर्मेट में। आपको जितनी भी 7 फेरों की सीरीज आई है उन सभी के मतलब 5 जो संस्करण आए हैं उनमें 7 जो क्लास आई हैं उन 35 क्लास के नोट्स में आपको एक बुक के अंदर, एक नोट्स के अंदर हैंड रिटन फॉर्मेट में 13 अप्रैल की तारीख को उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, तारीख नोट करना, 13 अप्रैल की तारीख होगी, उस तारीख को मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। आप बस उसको जरूर अपने पास रखना। जब भी आपका पेपर उससे पहले आप एक बार उसको जरूर देखना। यकीन मानना कि 7 फेरों की सीरीज जो बुक होगी ना वो आपको जबरदस्त सहायता देने वाली जीके जीएस के अंदर। ठीक है, चलिए स्वागत है। वैसे आज छुट्टी का दिन था उत्कर्ष के अंदर, फिर भी आपकी क्लास हो रही है क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हर शनिवार को मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा ना। चलिए मेरे साथ में आकाश, पूजा, हाँ आपको ऑफलाइन मार्केट में उपलब्ध रहेगी, ऑनलाइन भी आपको जो है आप अपने घर पे मंगा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। राजू, सुरेंद्र, अब वो भाई लिख रहे हैं उसको, मैं भी उसमें लिख रहा हूँ कि छपेगा, स्टार लगा लो, ऐसी बातें लिख रहा हूँ तो टाइम लग रहा है उसके अंदर। कितने पेज होंगे, कितनी प्राइस होगी, वो सब बात की बात है। पहले वो एक बार काम पूरा तो हो जाए, उसको लिख के एक बार मैं संतुष्ट हो जाऊं कि हाँ जो मैंने पढ़ाया था वो उसके अंदर सब कुछ आ गया है ना। चलिए सौरभ, छोटू, रेखा, भावना, सभी का स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं 7 फेरों की सीरीज जीके जीएस का एपिसोड रहने वाला है सभी का। और मैंने आपसे पहले कह दिया कि जो मंडे है, मंडे को जो आपका मंडे को हम लोग जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ने वाले। ठीक है, मंडे को शाम को 8 बजे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जो है वो आपकी रहने वाली है, आपकी सूचना है। ठीक है, चलिए। सारी दुनिया कहने लग जाए कि तुम ये नहीं कर सकते, तब चुपके से अपने दिल से कहो अब समय आ गया है संघर्ष करने का और शुरू हो जाओ, तुम्हारी जीत पक्की है। जब लोग ये कह दें, जब लोग ये सोच लें कि तुम हारने वाले हो, वही सबसे बेहतरीन समय है। सिक्का उछल चुका है मेरे दोस्तों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, जो बिग बैंग थ्योरी है उसको देने वाले कौन थे? जॉर्ज लेमित्रे जो है वो उसको देने वाले, आपने नाम सुना भी होगा पर इसको थोड़ा बहुत आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है, जो बिग बैंग थ्योरी है, इस बिग बैंग थ्योरी को देने वाले कौन थे? तो बिग बैंग थ्योरी को देने वाले थे जॉर्ज लेमित्रे, का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्चुअली जब विस्फोट हुआ, मतलब ऐसा कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है अभी भी इस ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। ठीक है, इसका एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, विस्फोट हुआ, उस तारे में विस्फोट के बाद में जो है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उसी को बोलते हैं विस्फोटक, आपके बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आपके हिग्स का नाम सुना आपने? अरे आपने हिग्स बोसोन का नाम सुना होगा, याद कीजिए, आपने हिग्स बोसोन का नाम सुना होगा। इस हिग्स बोसोन में आपके सत्येंद्र नाथ दोस्तों आपकी जो बॉस है इनका नाम भी आपने सुना होगा। तो ये हिग्स बोसोन जो कण है, इस हिग्स बोसोन कण की खोज करने वाले कौन थे? तो पीटर हिग्स थे और साथ में सत्येंद्र नाथ आपके बॉस थे। इसी कण को बोलते हैं गॉड पार्टिकल। क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल कहते हैं। ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, इसी कण को गॉड पार्टिकल कहते हैं। कुछ दिनों पहले पीटर हिग्स का निधन हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे तो रेड जेल पूछूं आपसे। अच्छा, इनका नाम कहां पर सुना आपने, बताओ मुझे। रेड जेल का नाम जो है जॉर्ज लेमित्रे, आपको ऑप्शन नंबर सी आपकी ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में सवाल बन सकता है। ये पीटर हिग्स की भी हाल में डेथ हुई है, तो हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल जिससे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है उस पार्टिकल गॉड पार्टिकल कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए, असत्य को पहचानना है आपको ना। चलिए पहचानिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर। देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की मैं बात करूं आपसे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए 2013, एकदम ठीक बात है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आया था वो 2013 के अंदर आता है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट पूछूं आपसे, ये राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है ना ये 2009 का है भाई साहब, 2002 का नहीं है, ये 2009 का है। ठीक है, एक्चुअली में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था ये 2002 का था, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया आर्टिकल नंबर 21 के द्वारा। याद आपको, राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 21 ए आपकी जो है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना था, वो 2002 का है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, और यही एक्ट जो है वो 2010 से भारत में लागू होता है। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से ये भारत के अंदर लागू हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरे बेटा, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 का है ना, आरटीआई जो एक्ट आपकी ये 2005 का है, जो कि 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया था, आपको ध्यान रखना है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, वही दोस्तों आपके, हाँ इसमें जो आपके एजुकेशन वाला इसमें 6 से 14 इयर्स वाला है। ठीक है, अच्छा नरेगा की बात करूं आपसे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी आपके एक्ट जो है ये 2005 का है ना। कब से लागू होता है? तो 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ। ठीक है, और इसका नाम मनरेगा कब हो गया? तो इसका नाम मनरेगा जो है ये हुआ 2 अक्टूबर 2009। कब से होता है? 2 अक्टूबर 2009 से आपके हुआ। ठीक है, कई बार सवाल पूछता है कि दोस्तों मनरेगा क्या है, क्या कोई योजना है? तो मनरेगा कोई योजना नहीं है बेटा, मनरेगा एक अधिनियम है ना। तो सवाल कुछ भी बारीकी में घुस सकता है। ठीक है, आजकल मनरेगा का अधिनियम नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा नरेगा दोस्तों क्या है, एक योजना है, एक अधिनियम है। तो नरेगा एक अधिनियम है, अगर नरेगा की आप फुल फॉर्म करोगे आप तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, क्या है? अधिनियम है, 2005 का है और इसका नाम मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को हो गया था, महात्मा गांधी जी की जयंती पर ना। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, ठीक बात है। बायोडाइवर्सिटी अगर कंजर्वेशन एक्ट पूछूं आपसे, ये 2002 का था। हमारा गलत आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक आंसर, आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। चलिए आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन आपके असत्य है? ठीक है, चलिए कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। इसका अध्यक्ष पेंथिक लॉरेंस था। इसके द्वारा देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधियों को मनोनीत किया गया। इसका गठन 1946 में हुआ था। इसके द्वारा प्रति 1 लाख की आबादी पर एक स्थान को दोस्तों आवंटित किया गया। ठीक है, देखो जो कैबिनेट मिशन है, जो कैबिनेट मिशन की बात करूं आपसे, तो कैबिनेट जो मिशन है, इस कैबिनेट मिशन का निर्माण किसके लिए किया गया? संविधान सभा के निर्माण के लिए, इस संविधान सभा को बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया। ठीक है, कभी आपसे सवाल पूछ लेना कि भारत में संविधान सभा की बात पहली बार किसने की? कभी सवाल पूछा आपसे कि भारत में संविधान सभा की बात पहली बार करने वाले कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ रॉय, इनका नाम थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय भारत में संविधान सभा की पहली बार बात करने वाले ना। अच्छा कब की बात है बेटा ये? तो ये बात आपके 1946 की। ठीक है, ये 1946 की बात आपको छापना है। इसमें कुल मिलाकर 3 लोग थे। इसके हेड की बात करूं कौन थे? तो पेंथिक लॉरेंस जो है उसके हेड थे। ठीक है, पेंथिक लॉरेंस जो है उसके हेड है। बाकी इसके अंदर कुल मिलाकर लोग कितने थे आपके? कुल मिलाकर इसमें 3 लोग थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों एक फार्मूला बना लिया कि भाई भारत की जो आबादी दोस्तों लगभग आपकी उस समय, लगभग आबादी भारत की उस समय जो है वो आपके 38.9 करोड़ जो है ये भारत की उस समय आबादी थी ना। इन्होंने कहा कि हर 10
लाख पर क्या होगा, एक सीट होने वाली है, ठीक है। हर 10 लाख पर एक सीट होगी, तो कुल मिलाकर के कितनी सीट होगी आपकी, 389 सीट यहां पर होगी। कितनी होगी, 389 सीट आपके वहां पर होगी, ठीक है। अच्छा, तो 389 सीट हो गई, इसमें से 93 सीट जो है वो हमारी जो देशी रियासत है, जो राजा थे आपके, उनके लिए छोड़ दी। और ये सीट कैसी होने वाली थी, इनका नॉमिनेशन होने वाला था, मनोनीत आपकी होने वाली थी, ठीक है। इसके अलावा कितनी बच गई, 296 बाकी रह गए दोस्तों ना। इसमें से 4 सीट जो है वो आपके किसने, चीफ कमिश्नरी जो एरिया होते हैं, जैसे कि अजमेर मेरवाड़ा हो गया, इसके अलावा दिल्ली हो गया, कुर्ग हो गया, बलूचिस्तान हो गया, उनके लिए रिजर्व कर दी, ठीक है। और 292 सीट पर क्या होने वाले थे, ये 11 ब्रिटिश प्रांत के अंदर आ गई और इनके ऊपर आपके होने वाले थे, इनके ऊपर आपके इलेक्शन होते, ठीक है। ये पूरा ढांचा यहाँ पर तय हुआ था ना। चलिए देखिए, इसका अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस था, ठीक बात है ना। इसके द्वारा देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि को मनोनीत आपके, ठीक बात। इसका गठन 46 में हुआ, ठीक बात। इसके द्वारा प्रति 1 लाख नहीं रसगुल्ला, प्रति 10 लाख के ऊपर ना, प्रति 1 लाख नहीं, प्रति 10 लाख के ऊपर, ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक आंसर, ठीक है। प्रति 1 लाख पर नहीं, प्रति 10 लाख पर जो है एक सीट का आवंटन यहाँ पर किया गया, ठीक है। असत्य को पहचानिए, आइए असत्य को पहचानते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है ना, ठीक बात दोस्तों आपकी। जो सन है हमारे, सन के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सन के सबसे नजदीक पूछूं आपसे वो कौन है, तो वो हो गया कौन आपके, आपकी जो मरकरी है वो हो गया, ठीक है। तो बुध सबसे नजदीक हो गया ना। शुक्र को सांझ का तारा, बुध के बाद कौन होता है आपके, इसके बाद वीनस ही होता है, ठीक है। सबसे गर्म पूछूं आपसे यही है, इवनिंग स्टार पूछूं यही है, और मॉर्निंग स्टार भी कौन सा आपके, वीनस हो गया ना। तो शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं, ये भी ठीक बात है। पोगोश और आपके पोबोश है ना, पोबोश करना इसको, तो पोबोश और आपके डिमोश है, ये बृहस्पति के दो उपग्रह दोस्तों नहीं है ना, ये गलत बात है आपकी। देखो, और वीनस के बाद उसको कौन आती है, अर्थ आता है आपके यहाँ पर, और अर्थ के बाद कौन आपके, अर्थ के बाद जो मार्स आता है, ठीक है। इसके बाद में कौन आता है, इसके बाद आपके जुपिटर आता है, अब बृहस्पति आता है, ठीक है। इनके बीच में आप सभी जानते हो यहाँ पर जो एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, ठीक है। जो मरकरी, वीनस, अर्थ और आपकी जो मार्स है, इन्हें बोलते हैं आंतरिक ग्रह, ठीक है। या फिर ये चट्टान से बने होते हैं, इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप परिचित हो चुके हैं ना मेरे साथ में। और जो बाहर वाले ग्रह आपके इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह कहते हैं ना, ये बाहर वाले जो ग्रह आपको इनको बाह्य ग्रह कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो जुपिटर है ना आपके सबसे बड़ा यही होता है आपके, इसके 3 आपको उपग्रह ध्यान रखने बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके 3 उपग्रहों के नाम, ठीक है। क्या दोस्तों नाम आपके, एक का नाम है कैलिस्टो, क्या नाम है कैलिस्टो, एक का नाम है गैनीमेड, कौन सा नाम है गैनीमेड, और एक का दोस्तों नाम क्या है, एक का नाम लिखना आपके कैलिस्टो, गैनीमेड और आपके यूरोपा, आपको नोट करना है, ठीक है। ये एग्जाम में खूब पूछा गया सवाल है, कैलिस्टो, गैनीमेड और यूरोपा, आपको तीनों नाम आपको किसके अंदर, जुपिटर के अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पर दोस्तों आपके मार्स की मैं बात करूं आपसे, तो जो मार्स लिखना आपकी जो मार्स है, इस मार्स की अगर बात की जाए आपसे, तो इसमें कौन होता है आपके, पोबोश और डिमोश आपके इसके होते हैं, ठीक है। तो ये किसके, बृहस्पति के नहीं, आपके मार्स के, किसके, मंगल के, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, वेरी गुड आपके। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो आपके सूर्य के बाद में पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा है, एकदम ठीक बात है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। पोबोश और डिमोश आपके किसके हैं, ये जो है आपका वो किसका है, ये आपके मार्स के, आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दोस्तों किया गया, ठीक है। चलिएगा, अगर सवाल पूछा जाए आपसे कि जो भारतीय संविधान है इसकी किस अनुसूची में राज्यसभा में जो आपके प्रतिनिधित्व है इसका विवरण किया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखो, अगर बात यहाँ पर ये की जाए आपसे यहाँ पर दोस्तों कि देखो अनुसूची कुल मिला कितनी है, पहले 8 थी, वर्तमान में 12 हो चुकी है, आप जानते हो, ठीक है। पहले 8 थी, वर्तमान में 12 हो चुकी है। अच्छा, पहले कौन कौन सी जुड़ी है आपकी, तो नवी जुड़ी है, किससे आपके, पहला संविधान संशोधन जुड़ी है, और कब दोस्तों होता है, कब होता है ये 1951 में। एक छोटी सी बात आपने गौर किया नहीं कि मुझे नहीं पता दोस्तों। अच्छा, हमारी पार्लियामेंट जो है, पहली जो पार्लियामेंट उसका काम कब स्टार्ट हुआ, मतलब उसकी पहली बैठक कब हुई, पूछूं आपसे। जो हमारी पहली संसद थी, हमारी जो पहली पार्लियामेंट थी, उसका जो पहली बैठक है, फर्स्ट बैठक जो है वो कब हुई है, यह क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। जो हमारी पहली पार्लियामेंट उसकी पहली बैठक कब हुई है, सोच के बताओ, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, ध्यान से बताओ, ठीक है। तो नवा जो आपकी अनुसूची थी, पहला संविधान संशोधन 1951 आपकी लैंड रिफॉर्म संबंधित है, किससे आपके, भूमि सुधार संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरुजी आपने पी रखी है, हाँ पी रखी है ना, मैंने पी रखी दोस्तों ना। तो लैंड रिफॉर्म संबंधित आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं पी कर आया हूं, रसगुल्ला पानी है ना, चिंता मत कीजिए ना। 10वीं की बात करूं आपसे, पर मैं तेरी उतार दूंगा थप्पड़ के अंदर, चिंता मत कर। 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। बात कब की, 1985 की बात है ना, उसी 1985 की बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संबंधित किससे, दल बदल को रोकने संबंधित आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 11वीं की बात करूं आपसे, 73वां संविधान संशोधन कब की बात दोस्तों आपकी, ये 1992 की बात, ठीक है। और इसके द्वारा क्या था, इसके द्वारा याद कीजिए आप लोग, जो हाँ 13 मई 1952, देखो मेरी बात सुनना ना, पहली बैठक होती है 13 मई 1952, चाहे लोकसभा की हो और चाहे राज्यसभा की हो, दोनों की बैठक आपकी इसी टाइम होती है, ठीक है। चाहे लोकसभा की पहली बैठक हो और चाहे राज्यसभा की पहली बैठक हो, दोनों की बैठक आपकी इसी तारीख होती है 13 मई 1952 को, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कहा बेटा कि जो पहला संविधान संशोधन है वो 1951 के अंदर हुआ है, अरे पहला कब हुआ, 1951 के अंदर हुआ है। और लेकिन मैं कह रहा हूं कि लोकसभा और राज्यसभा की जो पहली बैठक है वो कब होती है, 1952 में होती है। कभी आपसे सवाल ऐसा पूछ ले, कभी सवाल पूछ ले कि भारत की संसद के द्वारा एकमात्र ऐसा कौन सा संविधान संशोधन जो नहीं हुआ है वो कौन सा है, वो ये है ना। मेरी बात को सुनना, भारत की जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा एकमात्र ऐसा कौन सा संविधान संशोधन नहीं हुआ है, तो उसको पहला नहीं हुआ, ठीक है। ये दोस्तों आपकी जो अंतरिम सरकार थी उसी ने किया था, ठीक है। क्योंकि इस समय तक आपके भारत की जो सरकार आपकी और जो पार्लियामेंट आपकी वो नहीं थी, जो अंतरिम सरकार थी आपकी, उसी ने आपकी अमेंडमेंट किया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को लागू होता है, याद कीजिए 1993 को। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 अनुसूची 11 आती है, और इसी के अंदर पावर की बात करूं आपसे, कुल मिलाकर के पंचायती राज के लिए 29 विषयों का इसके अंदर उल्लेख किया गया, ठीक है। और 12वीं तो आपको याद है 74वां संविधान संशोधन, और इसमें कुल मिलाकर 18 विषय जो है नगर पालिका के लिए होते हैं, और भाग 9 ए जो है वो संविधान के अंदर जोड़ा गया, ठीक है। तो ये चार दोस्तों आपकी चार जो आपकी वो तो जुड़ गई, ठीक है। ये चार तो जो है आपकी वो जुड़ गई है ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए आपकी, ये चार तो आपकी जुड़ गई दोस्तों ना। अब पूछे आपसे यहाँ पर कि जो पहली अनुसूची इसमें क्या लिखा हुआ है, तो भारत में कितने राज्य है, कितनी अनुसूची आपकी पहली के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड जो अनुसूची उसमें लिखा आपके वेतन भत्तों की बात सेकंड के अंदर, ठीक है। थर्ड की बात करूं आपसे, शपथ जो ओथ है आपकी उसकी बात थर्ड की है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ की बात की जाए आपसे, राज्यसभा जो है, राज्यसभा की जो सीट है आपकी उनकी बात आपके फोर्थ के अंदर, ठीक है। और आपकी सवाल क्या पूछा, सवाल पूछ रहा है राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है इसकी बात कहां पर है, इसकी बात आपके चौथी दोस्तों अनुसूची में होती है, ठीक है। याद कैसे करोगे गुरुजी, दोस्तों याद करना बहुत आसान है, ठीक है दोस्तों। राज्यसभा में कौन आपके, राज्यसभा में बूढ़े बड़े लोग जाते हैं, जो बूढ़े बड़े लोग हैं आपके वो राज्यसभा के अंदर जाते हैं, आप जानते हो, ठीक है। और बूढ़े बड़े लोगों का क्या होता है, अंत में आपके अंत में रसगुल्ला चौथा होता है। क्या बात कर रहे हो गुरुजी, हाँ। तो जो बूढ़े बड़े लोग हैं आपके दोस्तों उनका अंत में चौथा होता है रसगुल्ला, ठीक है। तो राज्यसभा की बात किसके अंदर, चौथी के अंदर, याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। राज्यसभा की बात किसके अंदर है, चौथी के अंदर है। बूढ़े बड़े लोग वहां पर जाते हैं तो चौथा होता है रसगुल्ला अंत में, तो चौथी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर हो गया ना। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कहां पर करेंसी नोट प्रेस स्थापित है ना, नासिक, देवास, सालवनी, मैसूर, ये चारों दोस्तों ऑप्शन ठीक है आपके ना, चारों ऑप्शन ठीक है। ये उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में जो करेंसी नोट है आपकी उसकी प्रिंटिंग कहां होती है, नासिक महाराष्ट्र में होती है, देवास के अंदर होती है, शालवनी पश्चिम बंगाल में होती है आपकी, देवास मध्य प्रदेश में होती है, नासिक महाराष्ट्र में होती है, और मैसूर कर्नाटक के अंदर होती है, ठीक है। तो इन चारों जगह होती है ना। तो नासिक महाराष्ट्र, देवास एमपी, शालवनी पश्चिम बंगाल और मैसूर कहां पर, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। देखिए दोस्तों, रुपये की अगर बात की जाए आपसे, रुपये की बात की जाए तो रुपया जो है हमारा, ये जो प्रतीक चिन्ह है इसको देने वाला कौन था, उदय कुमार जो है इस रुपये के प्रतीक चिन्ह को देने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा उदय कुमार ने दिया था, उदय कुमार यादव, आपको सन 2010 की बात है, और ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, इन्होंने प्रतीक चिन्ह आपके जो है रुपया दिया, आपको नोट करना है, ठीक है। करेंसी नोट छापने वाला कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको छापने वाला, केवल 1 रुपये वाला वित्त मंत्रालय, बाकी सारा आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों ना। इसके पास अधिनियम कौन सा है, 1934
1934 का अधिनियम है, इसकी धारा 22 जो है ना, कभी सवाल पूछे ना आपसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर कहां से मिलती है, तो छाप लेना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर जो है आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 से मिलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपके रुपयों की बात करूं आपसे, तो 8 नवंबर 2016 को कौन सा नया नोट जारी होता है, तो 1000 का नोट बंद हुआ और 2000 का नोट आपके चालू हुआ, और इसके ऊपर मंगलयान का फोटो है, किसका है, मंगलयान का फोटो दोस्तों लगाया गया, ठीक है। वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा नोट पूछूं आपसे कौन सा है, वर्तमान में जो भारत में हाईएस्ट वैल्यू की करेंसी कौन सी है, वो है आपके 500 रुपए, कौन सी 500 रुपए, 2000 रुपए का नोट भी आपके बंद हो चुका है भारत के अंदर, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन आपके असत्य है, आइए बात दोस्तों करते हैं। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को दोस्तों अपनाया गया, ठीक है, गलत बात दोस्तों ना, 26 जनवरी की बात दोस्तों नहीं आपकी। देखो जब राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की बात आएगी, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की बात आएगी, तो तारीख आपके 2 दिन पहले की आएगी, 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी को तो भारत में जो हमारा संविधान था आपको लागू हो गया था ना, इंडिया जो है रिपब्लिक कंट्री हो गया था 26 जनवरी की तारीख को, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 जो है इस तारीख को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को हमने स्वीकार किया, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ठीक बात दोस्तों ना। 22 जुलाई को हम लोग जो है क्या बनाते हैं, नेशनल फ्लैग डे बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, ठीक बात है। इसके हेड कौन थे, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जो है वो इसके हेड थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की मेंबरशिप दोस्तों सत्यापन कर दिया आपको। राष्ट्रमंडल को बोलते हैं कॉमनवेल्थ दोस्तों ना, जो देश आपके ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, जो देश आपके ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हुए हैं, उनकी दोस्तों उनको मिलाकर क्या बोलते हैं, उनको मिलाकर के आपके राष्ट्रमंडल कहते हैं, कॉमनवेल्थ कहते हैं, ठीक है। जो देश ब्रिटेन के गुलाम रहे या फिर जो उपनिवेश रहे उन्हें मिलाकर क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ कहते हैं, ठीक है। भारत भी उपनिवेश रहा हुआ है, तो भारत भी किसका, भारत भी कॉमनवेल्थ का मेंबर था। 1949 में हम उसका मेंबर बन गए, ठीक है। तो ये भी ठीक बात एकदम। तो हमारा गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। 26 जनवरी को नहीं, आपके 24 जनवरी 1950 को आपके ये आपको ध्यान रखना है, इस तारीख को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जो है इनको हमने स्वीकार किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। संविधान सभा में कुल दोस्तों कितनी महिला मेंबर थी, ठीक है। संविधान सभा में कुल मेंबर पूछूं आपसे, कुल कितनी महिला मेंबर थी, 13 थी, 14 थी, 15, 16 दोस्तों ना। देखो संविधान सभा की बात पूछूं आपसे, तो यहां पर कुल मेंबर कितने आपके 389 कुल मेंबर, ठीक है। अच्छा साइन करने वाले कुल मेंबर कितने बताओ, साइन करने वाले पूछूं आपसे कुल मेंबर कितने, और महिला की संख्या पूछो कितनी आपके, तो महिला आपके 15 कितनी थी महिला दोस्तों 15 थी ये आपको नोट करना है, ठीक है। साइन करने वाली महिला कितनी आपको बताना है, ठीक है। अच्छा इन महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी है, क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी है, यह क्वेश्चन भी आपको बताना है। कुल मिला के 15 महिला थी, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर हो गया ना, कुल मिला के 15 महिला एकदम ठीक आंसर, ठीक है। सवाल आपसे यहां पर ये पूछ रहा है कि इसमें साइन करने वाले 284 कितने, 284 मेंबर साइन करने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 284 मेंबर साइन करने वाले ना, महिला 15 हो गई। एकमात्र मुस्लिम महिला की बात करूं आपसे, एकमात्र मुस्लिम महिला जो आपके उनका नाम क्या है, 289 ने 284 ने साइन करा है, ठीक है, ध्यान रखना है। बेगम आजाद रसूल, क्या नाम है, बेगम आजाद रसूल जो है, बेगम आजाद रसूल, ये एकमात्र आपकी मुस्लिम महिला साइन करने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। 1983 के अंदर, 2019 के अंदर, 1985 के अंदर, 1989 के अंदर, ठीक है। देखो सांची का स्तूप है या फिर यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप जानते हो, आपके एग्जाम में सवाल वो पूछ लेता है आपसे दोस्तों ना। तो आज विदाई का दिन है ना, इसलिए थोड़ा उदास हूं मैं आज तुम्हारी विदाई होने वाली है, ठीक है। हाँ आज तुम्हारे 7 फेरे संपन्न होंगे, और आज दोस्तों तुम मुझे जो है दक्षिणा प्रदान करोगे, ठीक है। तुम्हारे मास्टर ने, तुम्हारा पंडित तुम्हारी रसगुल्ला, मैंने दोस्तों मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडली का, मैंने दोस्तों तुम्हारी शादी शुरुआत की थी। आज 7 फेरे पूरे होने जा रहे हैं, आज मैं वर और वधू का आशीर्वाद दूंगा। वर तो मेरे सामने बहुत सारे हैं, वर को लेकर रसगुल्ला, वधू नहीं मिल रही है, वधू दोस्तों भाग गई, क्योंकि हमारे 7 फेरों में 2 महीने लग गए ना, वधू जो है वो पहले निकल गई किसी के साथ में, ठीक है। सांची के स्तूप आजकल दोस्तों गली का जो प्यार होता है ना, गली मोहल्ले का जो प्यार है आजकल जो है वो एसएससी सीजीएल वाले, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले ये ले जाते हैं भाई साहब आजकल जो है ना। वो डॉक्टर इंजीनियर वाला वो सिस्टम समाप्त हो गया, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद वो तैयारी किसी कर रहा है, इसी की कर रहा है, ठीक है। तो आजकल ये ले जाते हैं भाई साहब गली मोहल्लों का प्यार जो है ना। तो सांची के स्तूप की बात करता हूं, ठीक है। देखो 1983 हमारी तरफ से जो पहली साइट आपके शामिल हुई थी, आपकी वो वर्ष कौन सा था, वो वर्ष आपके 1983 का ही था, ठीक है। 1983 का ही वर्ष था। इसके अंदर आपको याद होगा अजंता एलोरा की गुफा शामिल होती है, पहली बात तो अजंता जो एलोरा गुफा है इनको शामिल किया गया, अलग अलग शामिल हुआ, ठीक है। अजंता की अलग हुआ है सर, मध्य प्रदेश पुलिस में हो गया, रसगुल्ला खिलाना बाकी है, रसगुल्ला के बिना आने की मत सोच रहा भाई साहब, महादेव की सौगंध पकड़ पकड़ के मारूंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस वालों, मध्य प्रदेश पुलिस वालों, और आपके बिहार टीआरई वालों और एसएससी वालों, बिना रसगुल्ला की आने की सोचना ही मत, चाहे आगरा हो, चाहे बनारस सेमिनार हो, चाहे भोपाल हो, चाहे रांची हो, चाहे कहीं भी हो, आना ही नहीं है बिना रसगुल्ला, ठीक है। अजंता एलोरा गुफा आपके ये महाराष्ट्र के अंदर 83 में शामिल होता है, ठीक है। इसी वर्ष में ताजमहल को भी शामिल किया, ठीक है। इसी वर्ष में जो आगरा का जो किला है आपके इसको शामिल किया, ठीक है। तो ये इसी वर्ष शामिल हुए ना, आगरा का किला हो गया, ताजमहल हो गया, अजंता एलोरा गुफा हो गया, आपकी एक ही वर्ष के 1983 के अंदर, ठीक है। अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। अच्छा इसके अगले वर्ष में बताओ मुझे 1984 में कौन सा मंदिर शामिल हुआ, चलो आपके लिए क्वेश्चन और छोड़ दिया। 1984 में कौन सा मंदिर शामिल हुआ आपको बताना, ठीक है। फिर दोस्तों 1985 के अंदर पहली बार जो है ना, पहली बार प्राकृतिक धरोहर शामिल होती है, ठीक है। अभी तक जो शामिल हुई थी कैसी थी आपकी, वो आपकी सांस्कृतिक थी। प्राकृतिक पहली बार 1985 में आती है, इसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपको ध्यान रखना है। केवलादेव जो नेशनल पार्क है वो शामिल हुआ 1985 के अंदर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी शामिल कब होता है, 1985 के अंदर शामिल होता है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी 1985 में शामिल हुआ, ठीक है। तो केवलादेव कहां पर, केवलादेव आपके राजस्थान के अंदर है, भरतपुर के अंदर, काजीरंगा असम के अंदर आप जानते हो। मानस कहां पर, मानस जो आपकी वो आपके कहां पर, असम के अंदर, ठीक है। ये तीनों के तीनों 1985 के अंदर शामिल। हां कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, वेरी गुड ना। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये कब शामिल हुआ आपकी, ये 84 में शामिल हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। ओडिशा के अंदर कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको ध्यान रखना है ना। 85 में जो प्राकृतिक है केवलादेव, काजीरंगा, मानस आपके तीनों के तीनों 85 में आपके शामिल दोस्तों होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करूं आपसे 1989 की बात करूं आपसे, तो इस समय जो है सांची का स्तूप शामिल होता है, ठीक है। तो सांची का स्तूप जो कहां पर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर, कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर सांची का स्तूप आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पर मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 83 हो गया, 85 हो गया, 89 हो गया आपके। 2019 की बात करूं आपसे, तो इससे पहले इसे 2 साल पहले अहमदाबाद को यूनेस्को के अंदर, अहमदाबाद शहर को यूनेस्को में शामिल किया, जो कि भारत का पहला शहर था, ठीक है। तो भारत का पहला शहर कौन सा है, अहमदाबाद है, 17 में इसको शामिल किया गया, ठीक है। और इसके 2 साल बाद में भारत का दूसरा शहर जो आपके वो कौन था, जयपुर को शामिल किया गया, ठीक है। अब तक भारत के केवल 2 ही शहर शामिल है, 17 में कौन सा, 17 में आपके 17 में आपके अहमदाबाद में हुआ है, और 19 में आपके जयपुर के अंदर हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिए ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर जो है वो हो गया हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, 1989 इसका ठीक आंसर। बाकी तो आप जानते हो, बाकी दोस्तों आप जानते हो कि भाई वर्तमान में 35 प्लस दोस्तों आपके 35 प्लस 7 प्लस 1, ठीक है। 35 सांस्कृतिक है, 7 आपके प्राकृतिक है, एक मिश्र कुल मिलाकर के 43 यूनेस्को के अंदर वर्तमान में भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अच्छा एक बात पूछूं आपसे कि विश्व में सर्वाधिक जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कहां पर है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक विश्व धरोहर जो है वो किस देश के अंदर आपको बताना है, ठीक है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, पेरिस के अंदर, कहां है, पेरिस के अंदर मुख्यालय। और इसकी जो बैठक आपकी 25 में होने वाली है वो कहां पर होने वाली है, ये आपके सोफिया में होने वाली है, ठीक है। और सोफिया कहां पर है, मैं सोफियों का राजा बुल्गारिया कहां पर है, बुल्गारिया के अंदर सोफिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हां इटली करेक्ट आंसर होगा, इटली जो है ठीक आंसर है। इटली में आपके वर्ल्ड में सर्वाधिक आपके 60 जो है कितनी 60 आपकी वर्ल्ड हेरिटेज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन में बहुत सारी बातें थी। एतमाउद्दौला का दोस्तों मकबरा कहां पर है, ठीक है। एतमाउद्दौला का मकबरा कहां
पर औरंगाबाद में, आगरा में, महाबलीपुरम, दोस्तों अजमेर। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपके इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऑप्शन है, ठीक है। दोस्तों औरंगाबाद की बात करो ना, मुझे तुमसे प्यार हुआ ये केवल इत्तेफाक था, मुझे तुमसे प्यार हुआ ये केवल इत्तेफाक था, मुझे केवल तुमसे ही प्यार हुआ ये मेरी मोहब्बत है। देखिएगा। अच्छा दोस्तों औरंगाबाद की बात करूं आपसे, तो औरंगाबाद का पहली बात तो नया नाम क्या हो चुका है, छत्रपति संभाजी नगर। ये एग्जाम में इस साल बनने वाला सवाल दोस्तों ना, क्योंकि छावा फिल्म आई आप जानती हो, इन्हीं के ऊपर फिल्म थी, ये पेपर में सवाल बनेगा, थोड़ा तैयार रहना इसके लिए। छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है, ये इसका नया नाम महाराष्ट्र के अंदर, कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों औरंगाबाद में क्या, आपके औरंगाबाद में क्या, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बीबी का मकबरा है, ठीक है, इसका है बीबी का मकबरा, कहां पर, औरंगाबाद के अंदर है। बनवाने वाला कौन था, औरंगजेब। कौन था, आपके औरंगजेब जो आपको बनवाने वाला, ठीक है। तो बीबी का मकबरा है, औरंगजेब बनवाने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बीबी का मकबरा है, औरंगजेब बनवाने वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ताजमहल की बद्दी नकल इसको कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना, औरंगाबाद को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके पूछूं महाबलीपुरम, पूछूं आपसे, तो महाबलीपुरम आप जानते हो कहां पर है, यह तमिलनाडु के अंदर, कहां पर है, महाबलीपुरम जो कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर दोस्तों ना। और महाबलीपुरम की बात करूं आपसे, तो यहाँ पर मंदिर दोस्तों कौन सा, आपके यहाँ पर रथ मंदिर है। कौन सा रथ मंदिर है, इन्हीं रथ मंदिर क्या बोलते हैं, आपके पल्लव वंश के अंदर बनवाया गया था इनको, और इन्हें ही हम बोलते हैं सप्त पैगोड़ा। क्या बोलते हैं, सप्त पैगोड़ा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आपका अजमेर हो गया। अच्छा अजमेर की बात करूं आपसे, यहाँ पर क्या है, तो अजमेर राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा है, ठीक है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाने वाला कौन था, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक आपके बनाने वाला, ठीक है। तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा इसको बनाने वाला कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, तो अजमेर, अच्छा अभी कुछ दिनों पहले अजमेर में एक झील थी आपके फाय सागर झील ना, उसका नाम चेंज हुआ है, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि अजमेर की जो फाय सागर झील है इसका नया नाम क्या हो गया ना, अजमेर की जो फाय सागर झील है इसका नाम चेंज हो गया, इसका नया नाम क्या हुआ आपको बताना है, ठीक है। लिखिएगा हमारा आंसर क्या है, आगरा करेक्ट आंसर हो गया। एतमाउद्दौला का मकबरा कहां पर, आगरा के अंदर है। इसको बनवाने वाली कौन थी आपके, इसको बनवाने वाली कौन थी, तो नूरजहां जो आपकी बनवाने वाली आपकी, अरे नूरजहां जो आपकी बनवाने वाली थी, किसको, आगरा के अंदर। एतमाउद्दौला का मकबरा, सवाल कभी पूछता है कि भाई पित्रादुरा शैली का पहली बार उपयोग किस मकबरे में हुआ, तो छापना जो पित्रादुरा शैली है इसका उपयोग पहली बार जो है इसी मकबरे के अंदर किया गया, ठीक है। पित्रादुरा शैली जो आपके, ये इनके पिताजी थे ना, इनके पिताजी का मकबरा था, और पित्रादुरा शैली का पहली बार उपयोग यहीं पर आपको ध्यान रखना है। वरुण सागर, क्या है, वरुण सागर नाम हो गया, छापना, ठीक है। तो वरुण सागर झील इसका नाम हो गया, फाय सागर झील का नोट करना, राजस्थान के अजमेर में इसका आपके वहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा और गामा में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, अल्फा की, बीटा की, दोस्तों गामा की, एक और दो दोनों की, ठीक है। देखो सवाल दोस्तों पूछा आपसे, अल्फा बीटा और गामा इन तीनों में से पेनिट्रेशन पावर किसकी अधिक होती है ना, भेदन क्षमता किसकी अधिक होती है। देखो अगर दोस्तों आप शाहजहां की बीबी नूरजहां, नहीं रसगुल्ला, शाहजहां की नीति क्या कर रहा है दोस्तों तू, अरे शाहजहां की नीति बीबी भाई साहब, दोस्तों शाहजहां तुम्हारा मतलब जिंदगी निकल गई, तुम्हारे दोस्तों बाल सफेद हो गए आपके, हर जगह के बाल तुम्हारे सफेद हो गए, और तुम्हें आज तक ये समझ में नहीं आया कि अकबर के परिवार में कौन कौन से रिश्ते हैं दोस्तों ना। हम बात कर रहे हैं किसकी, सलीम की दोस्तों बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जहांगीर, किसकी, जहांगीर, ठीक है। इस जहांगीर के बेटे का नाम था शाहजहां, उसका था शाहजहां, ठीक है। और इस जहांगीर की जो लुगाई थी इसका नाम क्या था, इसकी लुगाई का दोस्तों नाम है नूरजहां, कौन है, नूरजहां, ठीक है। और तू बोल रहा है शाहजहां की बीवी है ना, अरे शाहजहां की तो मम्मी है नूरजहां, ठीक है। मतलब रिश्ते में मम्मी लगती है, रियल मम्मी तो नहीं है इसकी, पर रिश्ते में तो मम्मी लगती है आपकी, कौन, नूरजहां जो है वो रिश्ते में मम्मी लगती है ना, रियल तो नहीं है पर फिर भी क्योंकि पिता की वाइफ है तो रिश्ते में आपकी मम्मी लगेगी ना। तू क्या बता रहा है, तो थोड़ा संभल के बेटा ना, हाँ अगर जहांगीर को पता लग गया ना ऊपर बैठ के नहीं। अल्फा बीटा गामा दोस्तों इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा अगर मैं ऐसे पढ़ूंगा तो क्या होगा, पेनिट्रेशन पावर जो आपकी बढ़ेगी, ठीक है। भेदन क्षमता बढ़ने वाली है। सर्वाधिक जो पेनिट्रेशन पावर किसकी होगी, गामा की होगी, किसकी, आपके ये गामा की होगी, आपको छापना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, गामा की होगी, आपको ध्यान रखना है ना। सर्वाधिक पेनिट्रेशन पावर कहां की होगी, ये आपके गामा की होगी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे देखिए, अच्छा इससे दोबारा आ गया सवाल, ये तो गामा इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर देख रहे हो तुम, कमाल सवाल तो सेम नहीं है, सवाल देखो क्या है, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, ठीक है। यहाँ देखो आप ऑप्शन नंबर डी सभी में बराबर, ठीक है। ऑप्शन चेंज कर रहे हैं, देखो हमारी तुम टीम के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा कि सवाल सेम है, सवाल सेम नहीं बेटा, एक ऑप्शन तो चेंज हुआ है दोस्तों ना, एक ऑप्शन तो चेंज आपके, तो वेरी गुड ना, ऑल द बेस्ट। अष्टक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ठीक है। जो ऑक्टेव लॉ है आपके उसको प्रतिपादित करने वाला कौन, ठीक है। तो जो ऑक्टेव लॉ है, देखो ये ऑक्टेव लॉ खूब बार एग्जाम में पूछता है ना। ऑक्टेव रूल देने वाला कौन था, आपके न्यूलैंड, कौन था, न्यूलैंड जो आपके ऑक्टेव रूल देने वाला था। इसने ये कहा कि जैसे सारे गामा पा धा, ऐसे आपके बोलोगे सारे गामा पा धा नी सा, तो जो 8वां वर्ड आपको अपने आप रिपीट होगा, ठीक है। जैसे सा फिर रे गामा पा धा नी सा, तो 8वां वर्ड अपने आप रिपीट हो जाएगा। तो इसने भी ये कहा कि जो 8वां जो एलिमेंट होगा उसके जो गुण होंगे वो पहले के समान होने वाले, ये इसने कहा किसने, ऑक्टेव आपके रूल के अंदर कहा गया दोस्तों। अच्छा इसका तो आंसर न्यूलैंड हो गया, छोड़िए आप। अच्छा डोबेनियर का नाम सुना आपने, इसका त्रिक सिद्धांत बड़ा फेमस आपके, त्रिक सिद्धांत बड़ा फेमस है। इसने ये कहा कि दोस्तों, इसने ये कहा कोई दोस्तों एलिमेंट ए है, कोई एलिमेंट बी है और कोई एलिमेंट सी है, ठीक है। 3 एलिमेंट है। इसने ये कहा ए का जो परमाणु भार है उसको सी के परमाणु भार को जोड़ देंगे, उसका एवरेज निकाल देंगे तो लगभग जो है बी का परमाणु भार आ जाएगा। ये इसने क्या बनाया, ऐसे जोड़े इसने बनाए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे डोबेनियर ऐसे कुल मिलाकर 3 ही बना पाए, ठीक है। ऐसे कुल मिलाकर ये 3 जोड़े ही बना पाए, डोबेनियर का त्रिक सिद्धांत, ठीक है। और मोजले की बात करूं आपसे, तो वर्तमान जो हमारी आवर्त सारणी है इसको देने वाले कौन था, आपके मोजले साहब है। और इस आवर्त सारणी में आपसे भी जानते हो कि आवर्त सारणी में 18 वर्ग है, 18 ग्रुप है और 7 आपके पीरियड है, 7 आपके आवर्त है, ठीक है। और डिपेंड किस पे, परमाणु क्रमांक पर, एटॉमिक जो आपके नंबर है उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। वो दोस्तों आपके मेंडलीव की बात करूं आपसे, तो मेंडलीव की बात करूं आपसे, मेंडलीव जो है इसकी बात करें तो आपके तो परमाणु भार पे डिपेंड है ना, परमाणु भार पे कौन डिपेंड है, मेंडलीव की आवर्त सारणी डिपेंड है। अगर सवाल पूछे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने एलिमेंट है, बताओ मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने एलिमेंट, क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। वहीं दोस्तों आपसे सवाल पूछूं कि हमारे पास वर्तमान जो आवर्त सारणी है उसमें वर्तमान में कुल एलिमेंट कितने, आपको बताना है। सर जॉर्डन के सूट चाहिए, क्यों जॉर्डन वाले खाएगा, नॉर्मल वाले खा ले भाई साहब। जॉर्डन में क्या है खाने में, जूता जूता ही होता है, रसगुल्ला जब दोस्तों जूता भिगो के पड़ता है ना तो जॉर्डन लगता है, ठीक है। जब जूता पड़ोसी भिगो के मारेगा ना जिस दिन तुम्हारे मुंह पर, जिस दिन वो एक बात कहेगा क्या कर रहे थे इतने साल तक, घर वालों के पैसे उड़ा रहे थे ना, वो भिगो के जो जूता मारा वो जॉर्डन से कम नहीं होने वाला जिंदगी में ना। तो वर्तमान में कितने होंगे, 118 होने वाले, ठीक है, ध्यान रखना है ना, वर्तमान में 118 होंगे, ठीक है। इस तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने होंगे आपके, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने होंगे, 63 होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर है, बाकी चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है ना। कैलोमाइन किस धातु का दोस्तों एक्स है, ठीक है। कैलोमाइन है वो किस धातु का एक्स है, लोहो जिंक सीसा कोयला, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने, लोहो जिंक सीसा कोयला है ना। कैलोमाइन की बात करूं आपसे, देखो लोहे की बात करें अगर आपसे, एफई की अगर मैं बात करूं आपसे, एफई जो है इसका एक्स की बात करें मतलब जिससे ये लोह धातु प्राप्त होगी, ठीक है, जिससे मेटल प्राप्त होगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हेमेटाइट लिखना, हेमेटाइट मैग्नेटाइट है ना, मैग्नेटाइट ये इसी के, ठीक है। सीडेराइट ये इसी के है ना, इससे प्राप्त कौन सा होता है, इससे आपकी प्राप्त होता है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक कहां पर है, भारत में सर्वाधिक आपके हेमेटाइट से मिलता है, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी का लोहा किससे मिलता है, तो बेस्ट क्वालिटी का जो लोहा आपको मिलता है मैग्नेटाइट से, पर भारत में बहुत कम जगह मिलता है।
है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। जिंक की बात करूं आपसे, जेडन की बात की जाए, जिंक की बात की जाए तो क्या होगा, जिंक का होने वाला कैलोमाइन, कौन होने वाला कैलोमाइन जो है वो जिंक का होने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैलोमाइन आपके जिंक का होगा, ध्यान रखिएगा ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक आंसर है। अच्छा जिंक का एक और होता है, कैलोमाइन तो होता ही होता है, जिंक का एक और होता है, बताओ कौन सा होता है, आपने बताया। सीसा की बात करूं आपसे, लेड की बात करें तो पीबीएस दोस्तों ना, लेड जो आपकी, तो लेड जो आपके सीसा होता है वो आपके ना पीबी, जो आपकी पीबी की बात करूं आपसे तो पीबी आपके लेड होता है, और आपके गैलेना जो है इसका क्या है, एक्स है ना, गैलेना का जो आपके फॉर्मूला वो क्या है, पीबीएस, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैलोमाइन तो हो गया, एक और नाम है, एक और चीज है वो आपको बताना है, ठीक है। कैलोमाइन तो हो गया दोस्तों, एक और है जिससे आपके जिंक, आपके कोबोलिन, कोबोलिन कोबोलिन रसगुल्ला, कैलोमाइन के अलावा एक और है, बताओ आपके किससे प्राप्त होता है, देखते हैं किसी का तो आएगा आंसर, है ना। अच्छा कोयला की बात करूं आपसे तो बेस्ट क्वालिटी का कौन सा, एंथ्रेसाइट है ना, एंथ्रेसाइट जो है ये बेस्ट क्वालिटी का होता है। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस मिलता है, और सबसे खराब जो क्वालिटी है वो पीट की होती है, ठीक है। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट किसके, कोयला के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, जिंक ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक आंसर, ठीक है। जिप्सम में से जल के कितने अणु निकालने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। देखो मैंने यहाँ पर इतिहास के सवाल भी दिया आपके लिए, मैंने आपको साइंस का भी सवाल दिया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो पॉलिटिकल सवाल भी ले लिया आपके लिए यहाँ पर जो है। तो जिप्सम में से जल के कितने अणु निकालने पर पीओपी दोस्तों प्राप्त होगा। देखो जिप्सम की बात करूं आपसे तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है ये जिप्सम का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको दोस्तों गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पे क्या होगा, इसमें से आपके 1.5 अणु पानी का निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा CSO4.2, गलती नहीं करनी दोस्तों ना, तो कई लोग 1.5 इसका आंसर करके आएंगे ना, सवाल मैंने जो पूछा उसका आंसर देना है, ठीक है। आपको जो आता है उसका आंसर नहीं देना है, सवाल में जो पूछा गया उसी का आंसर। सवाल पूछा जिप्सम में से जल के कितने अणु निकालने पर पीओपी प्राप्त होगा ना, तो आपके जिप्सम में से, आपके जिप्सम में से कितना अणु, आपके 1.5 अणु जल का निकालना पड़ेगा, तब क्या बनेगा, पीओपी बनेगा, ठीक है। आपसे पीओपी के अंदर आपके जल का अणु नहीं पूछा है ना, सवाल पूछा है कि जिप्सम में से कितना अणु बाहर निकालने पर पीओपी बनेगा, तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस ना, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट कहते हैं इसको, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं, और ये आपके जिप्सम होता है, जिप्सम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर पूछ रहा है कितने अणु निकालने की बात करूंगा तो आपसे 1.5 अणु पानी का बाहर निकालना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा, असत्य को पहचानिए। आइए दोस्तों असत्य को पहचानते हैं। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर है, इडुक्की परियोजना कावेरी नदी के ऊपर है, जायकवाड़ गोदावरी के ऊपर है, उकाई परियोजना ताप्ती के ऊपर दोस्तों ना। चलो एक आध सवाल, ये चीटिंग है, रसगुल्ला चीटिंग नहीं है दोस्तों ना, चीटिंग थोड़ी है ना, ये नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, चीटिंग नहीं, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अगर आप अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको गौर से देखिए दोस्तों, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उनको, मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको मेरे पास भी मैसेज आए जिनका किसी का 1 नंबर से रह गया, जिसका किसी का आधा नंबर से रह गया, ये सिली मिस्टेक जो होती है ना, अगर आप सिली मिस्टेक करोगे तो निश्चित मान के चलना सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जितना आपको आता है अगर आपने उतना की उतना ठीक कर दिया पेपर में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और वो कब होगा, जब आप उसको बार-बार रिवाइज करोगे ना। इस जीके जीएस के सागर में आप उतरते हो तो ध्यान रखना, इससे बाहर भी निकलना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ भी पढ़ लिया, वहाँ भी पढ़ लिया, वहाँ भी पढ़ लिया, वहाँ भी पढ़ लिया, कहीं रिवाइज नहीं कर पाए ना। रिवीजन सबसे जरूरी है रसगुल्ला जीके जीएस के अंदर, ये आपको तय करना है, ठीक है। देखो टिहरी बांध की पूछूं आपसे तो भागीरथी नदी के ऊपर टिहरी बांध है, ठीक बात है, भारत में सबसे ऊंचा सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध, आप जानते हो भागीरथी नदी का अंदर आप उत्तराखंड में आपकी ये स्थित है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। इडुक्की पूछूं आपसे, कहां सो इडुक्की कावेरी नहीं दोस्तों, इडुक्की पेरियार के ऊपर है ना, इडुक्की केरल के अंदर पेरियार के ऊपर ना, इडुक्की केरल के अंदर पेरियार के ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अच्छा कावेरी नदी की बात करूं आपसे, इसके ऊपर कौन सा है, तो इसके ऊपर आपके एक दोस्तों मैटूर बांध इसके ऊपर है, इसके ऊपर शिव समुद्रम परियोजना इसी के ऊपर है, और इसके ऊपर आपके अगर सवाल पूछूं यहाँ पर कृष्णदास सागर बांध भी इसी के ऊपर, ठीक है। ये तीनों बांध इसी के ऊपर, कौन कौन से, मैटूर बांध इसी के ऊपर तमिलनाडु में, शिव समुद्रम कर्नाटक में इसी के ऊपर है, और कृष्णदास सागर बांध वो भी इसी के ऊपर है, कावेरी नदी के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जायकवाड़ पूछूं आपसे, गोदावरी जायकवाड़, गोदावरी आपकी जो नदी है इसके ऊपर जायकवाड़ परियोजना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर, कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर ना। अच्छा उकाई पूछूं आपसे, ताप्ती नदी के ऊपर कहां पर, गुजरात के अंदर, ठीक है, कहां है, गुजरात के अंदर ताप्ती नदी के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है, उकाई परियोजना, ठीक है। अच्छा सवाल पूछूं आपसे तो बेतवा नदी के ऊपर कौन सी छापना, बेतवा नदी जो है इसके ऊपर कौन सी है, ये क्वेश्चन आपके लिए, बेतवा नदी के ऊपर कौन सी बांध परियोजना है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो हमारा तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। आगे देखिए निम्न में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम है, अल्नीनो दोस्तों, क्यूरोसी और हम्बोल्ट, चार आपके सामने, आपको बताना है कि इन चारों में से ठंडी कौन सी है और गर्म कौन सी, सवाल पूछ लेता है ठंडी गर्म, हाँ बेतवा पे लिखना कौन सी, बेतवा के ऊपर आपके माता टीला परियोजना बेतवा के ऊपर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए सवाल ज्योग्राफी की ओर, आइए सवाल की ओर, इनमें से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा दोस्तों, देखो गैफ और गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गैफ और गल्फ स्ट्रीम और गैफ और गर्म, ठीक है। तो गैफ और गल्फ स्ट्रीम, गैफ और गर्म होगी, ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों गल्फ स्ट्रीम ऐसे बहती है और आपकी इससे ऊपर से कौन सी आ रही है, ऊपर से आपकी जो है वो लेब्राडोर आ रही है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम कैसे आ रही है, गल्फ स्ट्रीम ऐसे आ रही है और ऊपर से कौन सी, ऊपर से लेब्राडोर आ रही है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है और लेब्राडोर ठंडी जलधारा होती है, नॉर्थ अमेरिका के आसपास बहती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अल्नीनो पूछूं आपसे, अल्नीनो तो एक होता है लालिनो दोस्तों, एक होता है लालिनो और एक होता है अल्नीनो, ठीक है। तो अल्नीनो जो होता है आपकी गर्म जलधारा होती है, कैसे दोस्तों, आपके अल्नीनो याद करो, पड़ोसन, अरे मैंने आपको जब भी ये पढ़ाया होगा टॉपिक, मैंने आपको पड़ोसन बताया होगा, आपके अल्नीनो होती है पड़ोसन की तरह दोस्तों ना। अल्नीनो कैसी होती है, पड़ोसन की तरह होती है, ठीक है। देखो मान लो दोस्तों ये अपना रसगुल्ला हो गया, ठीक है, मान लो ये अपना रसगुल्ला है दोस्तों, और होली का टाइम, होली का टाइम है, ये तो अपना रसगुल्ला आपकी यहाँ पर हो गया, और दोस्तों ये कौन आपकी, ये दोस्तों मान लो आपके पड़ोसन हो गए, ठीक है। ये आपकी पड़ोसन आपके सामने हो गए, ठीक है, ये आपकी पड़ोसन जो आपके सामने यहाँ पर है, और ये अपना रसगुल्ला यहाँ पर हो गया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपकी किताबें हो गई, ठीक है, यह किताबें आपके सामने यहाँ पर जो है ये हो गई किताबें, ठीक है। दोस्तों होली का समय आ चुका है, अब ये पड़ोसन आपके सामने यहाँ पर, पड़ोसन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों गर्म है, कैसी गर्म है आपका ना, तो गर्म आपके इसको मान लो ये अल्नीनो, ठीक है, तो अल्नीनो, ठीक है। दोस्तों होगा कि आपके कि ये जो रसगुल्ला है वो किसी और जाएगा, ये इस पड़ोसन की ओर जाएगा दोस्तों, ये रसगुल्ला किसकी ओर जाने वाला है, ये इस पड़ोसन की ओर जाने वाला है, इसकी ओर नहीं जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपके भारत का मानसून है, ठीक है, ये भारत का मानसून दोस्तों आपके, और ये आपके भारत के मानसून की हवाएं होगी, कौन सी हवाएं होगी दोस्तों, तो हवाएं पूछूं आपसे वो भारत की ओर नहीं जाएंगी, इससे क्या होगा, इससे भारत का मानसून हल्का पड़ जाएगा, भारत के मानसून से वर्षा कम होगी, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे अल्नीनो जो जलधारा होती है इस कारण भारत के मानसून पर कैसा प्रभाव पड़ता है, छापना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, भारत का मानसून प्रभावित इससे होता है, ठीक है। और जलधारा कैसी आपके, गर्म जलधारा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गर्म जलधारा आपको ध्यान रखनी है और भारत के मानसून पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो लिखना अल्नीनो की बात करूं आपसे तो गर्म जलधारा अल्नीनो गर्म जलधारा है और भारत के मानसून पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगी, आपको नोट करना है, ठीक है। भारत के मानसून पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्यूरोशियो पूछो आपसे, तो एक होती है क्यूरोशियो दोस्तों आपके, एक होती है क्यूरोशियो और एक होती है आपकी ओरोशियो, ठीक है। क्यूरोशियो और ओरोशियो आपकी दो होती है, ठीक है। दोस्तों क्यूरोशियो भी कैसी आपके, ये भी आपकी गर्म जलधारा है, कैसी गर्म जलधारा क्यूरोशियो, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हमबोल्ट पूछूं आपसे, पहली बार दोस्तों हमबोल्ट बहती कहां पर है, ठीक है दोस्तों, हमबोल्ट बहती कहां पर है, तो ये दोस्तों आपकी ये हमारा कौन सा, ये हमारा साउथ अमेरिका महाद्वीप हो गया, कौन सा हो गया, ये हमारा साउथ अमेरिका महाद्वीप आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। इस साउथ अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर एक देश कौन सा है, यहाँ पर एक देश आपके पेरू देश, कौन सा पेरू देश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इस पेरू देश की बात करूं आपसे तो यहाँ पर एक ऐसे जो है जो जलधारा बहती है इसको बोलते हैं हम लोग हमबोल्ट जलधारा, कैसी बोलते हैं, हमबोल्ट जलधारा बोलते हैं
दोस्तों, इसी को हम पेरू जलधारा कहते हैं। और ठंडी जलधारा होती है, कैसी होती है? ठंडी जलधारा होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम्बोल्ट जलधारा जो है ठंडी जलधारा होती है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो हम्बोल्ट जलधारा कैसी होती है? ठंडी जलधारा होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में किसके द्वारा की गई? ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो एनी बेसेंट पूछूं आपसे, तो आपके कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, आप जानते हो। और पहली भारतीय पूछूं आपसे, सरोजिनी नायडू का नाम ध्यान, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। हरिपुरा अधिवेशन के हेड आपके सुभाष चंद्र बोस हैं। इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के राइटर आपके सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है। अभिनव भारत की स्थापना करने वाले कौन थे? वीडी सावरकर साहब, आपके अभिनव भारत की स्थापना 1904, ठीक है। काला पानी जो आपके जो सेलुलर जेल थी, याद करो, अंडमान निकोबार में, इस काला पानी की सजा जो है ये पाने वाले भी कौन था? ये भी वीडी सावरकर का नाम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 29 रुपए भेजे भाई सब एक आदमी, दोस्तों समोसे का बंदोबस्त कर दिया तूने ना, तो समोसे का बंदोबस्त जो है वो कर दिया, ठीक है। समोसा रसगुल्ला आएगा 29 रुपए के अंदर। अगर दोस्तों 80 रुपए और आ जाए ना, तो फिर बाकी बंदोबस्त भी हो जाएगा, ठीक है। समोसा तो आ जाएगा 29 रुपए के अंदर, अगर 80 रुपए दोस्तों और आ जाए ना, तो बाकी बंदोबस्त भी हो जाएगा, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान पूछूं आपसे, इन्हें बोलते हैं सीमांत गांधी। क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी कहते हैं, कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाल कुर्ती दल का दल का नाम आप सुना होगा, लाल कुर्ती दल का तो सुना है। इसके अलावा बात करूं आपसे, इसी को आपके खुदाई खिदमतगार भी बोलते हैं ना, तो लाल कुर्ती दल हो गया। इसके अलावा खुदाई खिदमतगार जो आपके वो भी हो गया ना, खुदाई खिदमतगार, लाल कुर्ती दल आपके इन्हीं का दल का नाम है, तो ये आपको नोट करना है। तो हमारा आंसर क्या? हमारा आंसर जो है वो बीडी सावरकर हो गया छापना। अभिनव भारत संस्था की स्थापना की है 1904 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से द्वितीय बोस संगति किसके शासनकाल में दोस्तों होती है? ठीक है, देखो बात करूं मैं आपसे कि पहली जो बोस संगति वो कहां पर होती है? पहली बोस संगति आपकी होती है कहां पर? ये होती है राजगृह में, ठीक है, राजगृह में होती है। और उस समय कौन था आपके? उस समय अजातशत्रु आपके थे, ठीक है, पहली बोस संगति में ना। सेकंड की बात करूं आपकी, वो कहां पर होती है? वैशाली में होती है। इस समय जो आपके कौन थे? इस समय आपके काला अशोक थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड की बात करूं आपसे, ये पाटलिपुत्र में होती है। और इस समय कौन था? आपके सम्राट अशोक थे, आपको नोट करना है, ठीक है। और फोर्थ की बात करूं आपसे, तो कुंडलवन कश्मीर में होती है। और कुंडलवन कश्मीर में कौन था? आपके कनिष्क थे, आपको नोट करना है ना। तो पहली राजगृह में होती है अजातशत्रु, सेकंड वैशाली में काला अशोक। सवाल पूछा सेकंड वाली पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, काला अशोक ठीक आंसर है। सेकंड वाली इनके टाइम पर होती है ना। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में होता है? ठीक है। आगरा में कब आओगे? आगरा में 22 तारीख को आएंगे रसगुल्ला। अगर तू पहले बुलाएगा तो पहले आ जाऊंगा। अगर तेरा घर आगरा के अंदर तो पहले आ जाऊंगा मैं तो ना, वरना 22 तारीख को तो आऊंगा रसगुल्ला ना। 22 तारीख को तो आऊंगा आगरा में, 10 बजे मुलाकात होगी आगरा के अंदर, गर्दा उड़ा देंगे भाई साहब, चिंता मत करो, ठीक है। 10 बजे आगरा में मुलाकात होगी 22 तारीख को ना। नाभिकीय रिएक्टर में जिनका फॉर्म भर चुका उनको मैसेज हमारी ओर से आ चुका होगा, उनकी सीट पक्की हो चुकी होगी, चिंता मत कीजिए। जिनका भी फॉर्म भरा उनको सीट मिलेगी, ठीक है, नो टेंशन रहिए ना। नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग नियंत्रक छड़ के रूप में होता है? यूरेनियम के रूप, यूरेनियम, भारी जल, कैडमियम या ग्रेफाइट। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। देखो पहली बात तो फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है बताओ मुझे। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है, बताओ। फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए। फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं पूछ रहा हूं, वो तो आपके फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब तो आपके वो हो गए ना, ओपेनहाइमर हो गए, उनको तो हटाओ। अरे ओपेनहाइमर नहीं पूछ रहा हूं मैं, महादेव की सौगंध डमरू घुमा के फेंकूंगा सीधा, ठीक है। हाँ, मैं ओपेनहाइमर नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है, मैं ओपेनहाइमर नहीं पूछ रहा हूं भाई। वो तो फादर ऑफ, तुम यार एक तो ना, तुम जो जानते हो तुम वही आंसर छापोगे, सवाल कुछ भी हो, ठीक है, सवाल कुछ भी हो, तुम जो जानते हो वही छापोगे ना। अरे ओपेनहाइमर फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब है, बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब फादर ऑफ है ना, वो ओपेनहाइमर है। जो फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है आपके? वो एनरिक फर्मी है। कौन है? एनरिक फर्मी। अरे फर्मी नाम नहीं सुना दोस्तों आपने? फर्मी यूनिट होती है, नाम नहीं सुना आपने? एनरिक फर्मी जो आपके परमाणु भट्टी का जनक कौन है? एनरिक फर्मी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस परमाणु भट्टी में दोस्तों आपके एक होता है ईंधन होता है, फ्यूल होता है, ठीक है। फ्यूल कौन सा होता है? यूरेनियम 235 आपके फ्यूल होता है, ठीक है। अगर सवाल पूछो फ्यूल कौन सा होता है आपके, तो यूरेनियम 235 आपके फ्यूल के रूप में होता है, ठीक है। एक दोस्तों नियंत्रक छड़ होती है, ठीक है, कंट्रोल करने वाली छड़ होती है। कंट्रोलर जो स्टिक होती है आपकी, वो किसकी बनी होती है? कैडमियम या फिर बोरॉन, किसकी बनी होती है? कैडमियम या फिर बोरॉन की बनी होती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो कैडमियम या बोरॉन की क्या होती है आपकी? नियंत्रक छड़ होती है, ठीक है। और दोस्तों एक होता है आपके क्या, एक होता है आपके, एक होता है मंदक, ठीक है, एक होता है मंदक आपके। और मंदक में कौन होता है? ग्रेफाइट या फिर भारी जल ना, ग्रेफाइट या फिर जो भारी जल है ये मंदक हो गया, ठीक है। तो तीन भाग में डिवाइड कर दीजिए। फ्यूल कौन सा है? सवाल पूछे फ्यूल का, सवाल पूछे नियंत्रक छड़ का, पूछा आपसे मंदक का, पूछे तीनों आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। सवाल पूछ रहा है यहाँ पर कंट्रोलर के रूप में कौन होता है? कंट्रोल रूप में आपके कैडमियम होता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। तो अगर पानी में कैडमियम अधिक हो जाए, ठीक है, अगर पानी में कैडमियम अधिक हो जाए तो आपके रोग कौन सा होता है? इटाई इटाई रोग होता है, ठीक है। अगर पानी में कैडमियम अधिक हो जाए तो रोग कौन सा होता है? इटाई इटाई रोग होता है, ध्यान रखना, ठीक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अब बताओ तुम जितने भी सूरबीर हैं आपके, आओ बाहर भाई साहब, आ गया इकोनॉमिक्स का सवाल दोस्तों ना। इकोनॉमिक्स तो तुम्हारे लिए आपके उसी प्रकार है आपके दोस्तों, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स उसी प्रकार दोस्तों होती है आपकी, जब दोस्तों इकोनॉमिक्स जो होती है आपकी, ये मान लो आप हो और ये आपका दोस्त है और ये आपकी दोस्त नहीं है, ठीक है। ये आपकी दोस्त नहीं है ना, ये आपका दोस्त और ये आपकी दोस्त नहीं, तीनों आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों ना। आपकी दोस्तनी और आपका संबंध अच्छे हैं, ठीक है, मान लो आपकी दोस्तनी और आपके संबंध दोस्तों अच्छे हैं, ठीक है। और ये पढ़ाई में दोस्तों अच्छा है, कौन आपका? ये वाला दोस्त पढ़ाई में अच्छा है भाई साहब। दोस्तों रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश पुलिस का, रिजल्ट आ गया और इसका सिलेक्शन दोस्तों हो गया, ठीक है, सिलेक्शन इसका हो गया। तो निश्चित मान के चलना कि संबंध इधर अच्छे होने वाले, ठीक है, संबंध इधर अच्छे होने वाले। तो इकोनॉमिक्स भी ऐसी है आपकी जिंदगी में ना। हाँ, इकोनॉमिक्स बिल्कुल ऐसी रसगुल्ला आपकी जिंदगी के अंदर, आपके संबंध तो अच्छे हैं, पेपर में सवाल नहीं होता आपसे। अब बताओ जितना भी बता रहे थे ना आपके सूरवीर इतिहास के अंदर, बताओ भाई, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। सवाल आपके सामने यहाँ पर, बताओ भाई साहब, विदेश से प्राप्त आय को किया जाएगा, मूल्य ह्रास को, कर से प्राप्त आय को, राष्ट्रीय आय को, ठीक है। कईयों को तो सवाल ही पल्ले नहीं पड़ा होगा, सवाल तो ऊपर से कईयों को आपकी, हाँ वही वाली कंडीशन में फिर कह रहा हूं आपसे ना। कई सोचते हैं कि वो मुझे छोड़ के कैसे चलेगी। अरे तेरे पास रुकती क्यों वो? तू मुझे बता ना, क्या करती तेरे पास रुक के लिए? तरबूज बेचती क्या? जाने था उसको तो। लिखो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट है ना, एनएनपी, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इससे हमें दोस्तों, इससे हमें क्या प्राप्त करना है? इससे हमें जो आपके, इससे हमें, अच्छा सवाल दोस्तों, सवाल ही गलत है, तुम कर कैसे रहो सवाल को? ये सवाल ही गलत है, तुम कर कैसे पा रहे हो सवाल को, ठीक है। तुम यार अद्भुत आदमी हो यार, तुम अद्भुत आदमी हो, मतलब गलत सवाल भी कर दिया तुमने। मान लो ये इकोनॉमिक्स है ना, मान लो ये इकोनॉमिक्स है, गलत सवाल कर दिया दोस्तों ना। अरे ये दोनों या तो ये आएगा या फिर दोस्तों ये आएगा, दोनों में से एक ही वर्ड आएगा ना। दोनों कैसे आएंगे? बढ़िया बताओ, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। तुमने गलत सवाल भी कर दिया ना। मैं फिर कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स है, तुमने गलत सवाल का भी आंसर 1 2 3 4 छाप दिया है। खिलाड़ी हो तुम भाई साहब, तुम आदमी नहीं, तुम खिलाड़ी हो ना, मतलब अद्भुत यार, क्या ही बोलूं अब तुमको, रहने दो यार, मतलब ठीक है।
समझ गया मैं दोस्तों ना। अरे ये दोनों वर्ड कैसे आ सकते हैं आपके, या तो घरेलू आएगा राष्ट्रीय आएगा, घरेलू हटाओ आप तो। अब सवाल पढ़ो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करो ना, तो मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की तो बात करो। देखो कॉमन चेक करो, कॉमन क्या है दोस्तों ना, देखो यहाँ पर पी कॉमन हटाओ, तो यहाँ पर एन कॉमन हटा दो, ठीक है। ये अलग दोस्तों, ये एन फॉर नेट है और जी फॉर ग्रोस है, ठीक है। जी फॉर ग्रोस है, सवाल पूछ रहा है क्या सम्मिलित करने पर इससे दोस्तों ये बन जाएगा। देखो जब भी दोस्तों आपको नेट से ग्रोस निकालना हो, आपको क्या करना है, आपको डेप्रिसिएशन जो है इसको जोड़ देना, ठीक है। आपको घिसावट जो है इसको जोड़ देना हिंदी में, इसी को बोलते हैं हिंदी में आपको मूल्य ह्रास को जोड़ देना, ठीक है। जब भी आप नेट से ग्रोस निकालो, ठीक है, जब भी आप नेट से ग्रोस निकालो तो आप डेप्रिसिएशन या फिर घिसावट या फिर मूल्य ह्रास, तीनों में कोई भी हो, तीनों में से आपकी जो लिखा हो उसको आपको जोड़ना है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं इकोनॉमिक्स में मैंने आपको एक क्लास करवाई दोस्तों ना, आप अगर कहोगे तो मैं एक आध क्लास और करवा दूंगा आपको। इकोनॉमिक्स में कंटेंट बहुत सारा नहीं है, इकोनॉमिक्स में तो कंटेंट ज्यादा नहीं है आपके, पर जो कंटेंट है ना इकोनॉमिक्स में उसको ढंग से पढ़ना है आपको। इकोनॉमिक्स का सवाल दोस्तों हलवा आता है पेपर में और लोग छोड़ के आते हैं, ठीक है। अगर आपको मैंने एक क्लास तो पढ़ाई थी, आपको याद करो इकोनॉमिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन वाली क्लास मैंने पढ़ाई थी आपकी, तो अगर आपको होगा तो मैं एक आध क्लास और पढ़ा दूंगा आपको ना इकोनॉमिक्स की, पर सवाल गलत नहीं करना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का ना तो क्या ढूंढना पड़ेगा, मूल्य ह्रास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश दोस्तों होते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल कोर्ट की बात करूं आपसे तो यहाँ 15 न्यायाधीश होते हैं, कितने होते हैं, 15 होते हैं न्यायाधीश। इस 15 में से कार्यकाल आपके 9 वर्ष का होता है, ठीक है। कुल मिला के 15 न्यायाधीश होते हैं, कार्यकाल आपके 9 वर्ष का होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके क्या दोस्तों री-इलेक्शन हो पाएगा, तो बिल्कुल हो पाएगा ना, री-इलेक्शन हो पाएगा। अभी दोस्तों वर्तमान में दलवीर भंडारी जी, आपके वर्तमान में दलवीर भंडारी जी भारत की ओर से ना, जस्टिस दलवीर भंडारी जी भारत की ओर से यहाँ पर आपके न्यायाधीश के रूप में, ठीक है। और दोस्तों ये इनका सेकंड कार्यकाल, ठीक है। ये से पहले 9 वर्ष रह चुके हैं, अब दोबारा कार्यकाल इनका स्टार्ट हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्यालय कहां पर है, द हेग में इसका मुख्यालय कहां पर है, द हेग कहां पर, नीदरलैंड के अंदर द हेग है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो 15 न्यायाधीश होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, 9 वर्ष कार्यकाल इनका होता है, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब होती है, अरे कॉमनवेल्थ खेल पूछूं आपसे, देखो ऑप्शन नंबर तो सही लिख रहा है आपके 1896 में लिख रहा है, ठीक है। ओलंपिक की शुरुआत आपकी इसी वर्ष में होती है, कहां पर, एथेंस में होती है। ओलंपिक की शुरुआत आपको छापना है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले 33 नंबर का हुआ है, कहां पर, पेरिस में हुआ है, और अगला जो 34 होने वाला है वो कहां पर होने वाला है, लॉस एंजल्स में होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके 1930 की बात करूं आपसे तो पहला राष्ट्रमंडल खेल, आपके पहला कॉमनवेल्थ गेम जो है वो इसी वर्ष कहां पर हुआ, हैमिल्टन के अंदर हुआ, ठीक है। हैमिल्टन कहां पर, कनाडा के अंदर, ठीक है। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल जो है, पहला कॉमनवेल्थ गेम जो है वो 1930 में कहां पर हुआ, वो आपके हुआ कहां पर, हैमिल्टन कनाडा के अंदर हुआ है। राजस्थान पटवार वालों के लिए सूचना ये है कि मैं अलग से राजस्थान पटवार की क्लास लूंगा YouTube के ऊपर, ठीक है। तो मैं जो हमारा जो गुरुकुल है वहां भी मैं गया हुआ था कल परसों होली के दिन, वहां पर पटवार के बच्चे वहां पर उपस्थित थे, उनकी डिमांड थी कि सर क्लास लीजिए पटवार की जो है। तो राजस्थान पटवार में करंट अफेयर्स है, राजस्थान हो चाहे इंडिया हो, क्योंकि अधिकांश इंडिया ही आपके एग्जाम में आएगा, तो मैं वो क्लास आपकी अलग से लूंगा YouTube पर, निश्चिंत रहिएगा। अभी टाइम है उसके अंदर लेने के लिए, वो मैं ऑफलाइन क्लास को सीधा लाइव करवा दूंगा आपके लिए, ठीक है। जो ऑफलाइन क्लास होंगी उनको सीधा आपके लिए लाइव करवा दूंगा, निश्चिंत रहो। राजस्थान पटवार क्लास में ले लूंगा, ठीक है, निश्चिंत रहो ना। तो पहला कॉमनवेल्थ गेम्स हैमिल्टन के अंदर कनाडा के अंदर वो छापना, ठीक है। अभी कहां पर होगा, अभी आपके ये ग्लासगो में होगा, ठीक है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाला है 26 के अंदर, ठीक है। 26 में ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर होगा, ठीक है। अच्छा 1951 की बात करूं आपसे, इसमें क्या हुआ, फर्स्ट एशियन गेम्स हुआ ना, तो पहला एशियन गेम्स आपके ये 1951 में हुआ था, ठीक है। कहां हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ, कहां पर होगा, दिल्ली के अंदर होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा अभी 19वां कहां हुआ है, ये आपके जो आपके होंगझाऊ है, यहां पर हुआ चीन के अंदर, ठीक है। होंगझाऊ चीन में हुआ है। अच्छा आप में से कौन बताएगा कि 2007 में क्या हुआ था ना, कोई खेल की महत्वपूर्ण कोई इवेंट चालू हुआ 7 के अंदर, आपको बताना है कि 7 में कौन सा इवेंट चालू हुआ, ठीक है। अभी तो हमारा आंसर 1930 हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। 1930 हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अब आपको मुझे बताना है कि 2007 में कौन सा आपकी इवेंट आपकी स्टार्ट हुआ, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है और भारत के लिए तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है 2007 का दोस्तों इवेंट जो है, 2007 का इवेंट क्रिकेट का दोस्तों इवेंट था और वो लास्ट ओवर पाकिस्तान और भारत का वर्ल्ड कप फाइनल मैच था। याद कीजिए वो लास्ट ओवर, दोस्तों लास्ट ओवर जो है मिस वहां खेल रहे थे पाकिस्तान की ओर से, श्रीसंत दोस्तों आपके पीछे की ओर फील्डिंग करने में लगे हुए थे और मिस वहां ने वो शॉट मारा और श्रीसंत के दोस्तों हाथ में गया, एक बार बॉल उछल गई भाई साहब, फिर दोस्तों वापस बॉल हाथ में आई, वो वर्ल्ड कप था आपकी। याद आ रहा है कुछ आपको दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप याद आ रहा है आपको, T20 वर्ल्ड कप जो है वही 7 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप जो है ना, तो T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था आपके भारत जीता, पहला T20 वर्ल्ड कप भारत जीता था आपके, वही T20 वर्ल्ड कप शायद आपको याद आएगा, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक बात है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे प्रदान करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले जो है वो किसको देगा आपके दोस्तों, उपराष्ट्रपति। ये चारों ही ऑप्शन गलत है भाई साहब, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, चलो बताओ क्या आंसर होगा आपके अनुसार, उपराष्ट्रपति की सूचना किसको देगा, बताओ फटाफट आपके, जल्दी बताओ। ऑप्शन बी, हाँ वही वर्ल्ड कप था, युवराज सिंह के 6 छक्के आपके, वही दोस्तों वर्ल्ड कप आपके, बताओ फटाफट ए बी सी डी। अब तो मैंने वैसे बोल दिया इसलिए कम आंसर आएगा, अब भी रसगुल्ला, अब भी दमादम भी आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अरे झांपड़ देखा तुमने, झांपड़, झांपड़ देखा है ना, वही बना दूंगा मैं तुम्हारा। हाँ फिर भी कुछ लोग, क्योंकि मेरे मुंह से निकल गया, वरना तुम आंसर छापते, ठीक है, वो तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन गलत है यहाँ पर, लिखना लोकसभा स्पीकर, ठीक है। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, और वो सबसे पहले सूचना किसको देने वाला है, जो लोकसभा का स्पीकर होगा आपके, उसको सबसे पहले सूचना देने वाला है, ये आपको ध्यान रखना, बढ़िया सवाल है, नोट करना, ठीक है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी, ठीक है। अच्छा यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी, कौन नदी, वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी, साइबर नदी, ठीक है। साइबर नहीं टाइबर है, ठीक है दोस्तों, पर आजकल इतना साइबर अपराध चल रहा है ना, नदी का नाम भी साइबर कर दिया, ठीक है। माना कि दोस्तों टाइबर नदी आपके, पर भाई साहब आजकल तो साइबर अपराध इतना चल रहा है कि नदी का नाम भी टाइबर से साइबर हो गया रसगुल्ला ना। देखो यूरोप की बात करूं आपसे, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी, ठीक है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है ना, इसके अलावा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी, ठीक है। और कौन बच गया आपकी, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, और दोस्तों इसके अलावा आपके बस तीनों के नाम लिखना तो बहुत है, ठीक है। यूरोप की बात करूं आपसे तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी, वोल्गा नदी कौन सी है, वोल्गा नदी जो यूरोप की सबसे लंबी नदी आपको छापना है, ठीक है। एशिया तो आप जानती है कौन सी आपके, तो एशिया कौन सी आपकी, यांगटीसी नदी कौन सी है, यांगटीसी चीन के अंदर ना। और अफ्रीका पूछूं आपसे कौन सी है, तो अफ्रीका में आपके नील नदी होगी, ठीक है। अफ्रीका में नील नदी होगी, यूरोप में बोलगा, यूरोप और एशिया जरूर नोट करना ना, यूरोप एशिया, यूरोप में बोलगा, एशिया में यांगटीसी, ठीक है। यूरोप में बोलगा बिहार पुलिस के लिए कुछ बोल दीजिए, मैंने पहले बोला हुआ बिहार पुलिस का होली के बाद में क्लासेस स्टार्ट करूंगा ना, क्या ही बोलना, बिहार पुलिस का होली के बाद में क्लासेस स्टार्ट होंगी, निश्चिंत रहो, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, बोलगा नहीं, अगर मैं बोल चुका हूं तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो मेरी जिम्मेदारी हुई है ना, जो मैंने नहीं बोला उसको बुलवाने की क्षमता रखो आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी बोलगा इसका ठीक आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है और हंसी मजाक में पूरी क्लास मैंने पढ़ा दी आपको। एक्चुअली क्या है होली के बाद का टाइम है ना, तो आपका भी मन थोड़ा कम होगा पढ़ने का, तो मुझे लगा कि आपको हंसी मजाक में मैं पूरी क्लास करवा दूं, ठीक है। अब सुन लीजिए, कल सुबह 6 बजे आपकी क्लास होने वाली, जिसमें हम 1 से 15 मार्च जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने वाले, ठीक है। 1 से 15 मार्च का रिवीजन कल सुबह आपके 6 बजे होने वाला है, ठीक है दोस्तों। मंडे को जो है ना, मंडे को जो है आपके मंडे को जो क्लास आपकी होने वाली है, तो मंडे को शाम को 8 बजे जो क्लास होगी आपकी, मंडे का मतलब तारीख होगी 17 तारीख, ठीक है। मंडे को शाम को 8 बजे क्लास होने वाली है, वो किसकी होने वाली है, आपकी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज क्लास होने वाली है, टॉपिक वाइज क्लास आपकी होने वाली है करंट अफेयर्स की, ठीक है। और पिछले 6 माह के जो अवार्ड्स है ना, ये अवार्ड्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कहां पर,
17 तारीख को शाम को 8 बजे दोस्तों ना, और वहीं पर मैं आपको क्लास के दौरान लिंक दूंगा, ठीक है, क्लास के दौरान लिंक दूंगा। जिनको भी मेरी जीके जीएस वाली बुक मंगानी हो, केवल 4 दिन के अंदर बुक पहुंच जाएगी आपके ना, अमेजोन से मंगानी हो, ठीक है, या फिर जिनको मेरी वर्ल्ड मैप वाली हिंदी वाली जो नई बुक आपको मंगानी हो, ये दोनों की दोनों नई बुक है, ठीक है, जिनको गोल्डन पीवाईक्यू मंगानी हो उन सभी के लिए 3 घंटे का ऑफर रहने वाला 9 से 12। ये मैं क्लास में जब समाप्त करूंगा तो वहीं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑफर का फायदा उठाना। इसमें डिलीवरी चार्ज फ्री रहने वाला है अमेजोन के ऊपर, 4 से 5 दिन में बुक आपकी पहुंच जाएगी। बाकी आप सभी जानते हो अमेजोन के ऊपर जो है, तो ये आपके लिए ऑफर रहेगा वहां पर जो है। तो ये शाम को 8 बजे क्लास होने वाली है, 17 तारीख को आपको लिस्ट सूचना है, ठीक है। बाकी चलिएगा, अब आप होली वोली मना के आ ही चुके होंगे, ठीक है। बाकी मैं फिर मिलूंगा आपसे। 7 फेरों वाली बुक 13 अप्रैल को मैं आपके सभी के सामने लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। 13 अप्रैल को 7 फेरों वाली बुक आपकी लॉन्च होगी। अच्छी बुक होगी, वादा रहा मेरा आप सभी से, क्योंकि एक्चुअली में 5 साल की वो क्लासेज है, 35 के आसपास क्लासेज होगी 5 साल की, तो 35 क्लासों का निचोड़ निकाल करके आपको देना पड़ेगा। हैंड रिटन नोट्स हैं आपकी इस बार जो है, क्योंकि मैं टाइप नहीं करवा रहा हूँ, टाइप करने में कुछ गलतियां होती हैं, और टाइप करने में जो मेरी जो भावना है वो रह जाती है ना। जब हैंड रिटन होगा, आपको लिखा मिलेगा, छपेगा, गोला लगा हुआ मिलेगा, तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार हाँ, ये कुमार गौरव जो है उसने थोड़ी बहुत मेहनत की इसमें ना। तो वो आपको 13 अप्रैल को मिलने वाली, जहां भी मेरा सेमिनार 13 तारीख को होगा ना, जहां भी सेमिनार 13 तारीख को होगा वहां पर उसको मैं लॉन्च करूंगा आप सभी के सामने 7 फेरों वाली बुक, ठीक है। बाकी ये 17 तारीख को मैं लिंक दूंगा आपको रात को, जब भी मेरी क्लास समाप्त होगी 9:15 बजे के आसपास मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पर जाकर के 9 से 12 के बीच में उस बुक को परचेज कर सकते हो। उसमें कॉम्बो ऑफर भी आपको मिलने वाला है, सिंगल का ऑफर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, जो नई बुक है आपकी जीके जीएस वाली, उसमें 40 पेज एक्स्ट्रा है, और वर्ल्ड मैप में इंडिया वाला जो है वो पोर्शन मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है। जो कुछ गलतियां थी वो हमने दूर करी है, ऐसा हर अपडेट में होता रहेगा। जो गलतियां होती रहेंगी उनको दूर करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके आउटडेटेड हो चुके थे, उनको मैंने निकाल दिया है। कुछ क्वेश्चन जो अभी पूछे गए उनको मैंने डाल दिया है। यही आपके प्रोसेस होता है किसी बुक को अपडेट करने का, वही मैंने भी किया, ठीक है। चलिए, कुछ डेटा आपके पुराने हो चुके थे उनको मैंने हटा दिया। इकोनॉमिक्स में बजट नहीं आ चुका है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट नहीं आ चुकी है, तो मैंने वो आपके अपडेट करके बुक में डलवा दिया है ना। चलिए, तो फिर ध्यान रखना अपना। अच्छी लगी क्लास तो लाइक कर देना। 22 तारीख को 14 मिलियन का केक काटने वाला हूं। मैंने आपके दम पर ये घोषणा पहले कर दी थी, और मुझे पता है कि आप मेरा साथ दोगे इसके अंदर। तो हाँ, 14 मिलियन होने के बाद आप जानते हो मैं वैसे नहीं कहूंगा आपसे। तो 22 तारीख को 14 मिलियन केक काटना है। इसके लिए अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, बहुत करीब हम उसके, और 22 तारीख में हमारे बहुत करीब है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। ध्यान रखना अपना। 7 फेरों वाली सीरीज का अंतिम एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। भगवान आपके सभी सपनों को पूरा करे, जो आपकी इच्छा है उनको पूरा करे। बस भगवान आपको उस सपनों को पूरा करने की हिम्मत, जज्बा, जुनून और पागलपन दे। सपने पूरे होते हैं, ये तय है। जो बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है, उसने भी सपना देखा था कि यूट्यूब पर बिना छुट्टी किए क्लास वो लेगा, वो सपना 5 साल से लगातार जो है वो पूरा करने में लगा हुआ। तो बस जय हिंद, थैंक यू। पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर चलती है दुनिया, दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। ये सफर 4 नवंबर 2019 को चालू किया था। आपके प्यार की बदौलत इतना लंबा समय जो है वो हमने साथ में गुजार लिया है। उत्कर्ष परिवार आज जो है 14 मिलियन के एकदम गेट के ऊपर खड़ा हुआ है। बस देरी है आपके नॉक करने की, आपके सब्सक्राइब करने की। 14 मिलियन का परिवार हमारा होने वाला है, और 22 मार्च को आगरा सेमिनार के अंदर मैं 14 मिलियन का केक काटूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि अगर आपने उत्कर्ष के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि 14 मिलियन के सुनहरे आंकड़े में आपका भी नाम हो, आपका भी भागीदारी हो। तो 14 मिलियन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। 22 मार्च को आगरा के अंदर हम 14 मिलियन का केक काटने वाले हैं। जय